ओके, जय हिंद, जय भारत बच्चों, कैसे हो? मैं संजय चौहान आपका अपने परिवार में स्वागत करता हूं। आज एक और इंफॉर्मेशन के साथ, जो वैसे तो आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, सीजीएल यानी एसएससी सीजीएल के बारे में बताने आया हूं। एसएससी सीजीएल ने एक बड़ा बदलाव किया है और ध्यान रखो बच्चों, ये बदलाव की शुरुआत है। इस तरह का चल रहा है प्रोग्राम कि आने वाले 2, 4, 5, 7 साल के बाद सारे एग्जाम एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। उसी तरीके से आप देखिए, सीजीएल जो आपका कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, जो ग्रेजुएट है वो बच्चे भर सकते हैं इसको, उससे कम वाले बच्चे नहीं भर सकते, जो 12th में वो नहीं भर सकते। जो ग्रेजुएट हैं इसको सीजीएल बोलते हैं। जो ग्रेजुएट बच्चे वो इसको भर सकते हैं। जिनका बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो, उनके पास डिग्री होनी चाहिए बैचलर की, वो उसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें बदलाव किया गया है बड़े स्तर पर। वो क्या बदलाव है? वो बदलाव आपके लिए कितने सही हैं, कितने कारगर हैं, उनसे आपको कैसे फैमिलियर होना है, इसके बारे में मैं आपको बताने आया। कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये है, कौन सा पेपर किसको देना है, इस बारे में बताने आया। तो एक एक क्रम करके आगे बढ़ेंगे। बाकी होना क्या है, कैसे होगा, वो आगे देखते हैं। देखिए, ये आ चुका है फॉर्म, आप देख चुके हैं। 17 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी कल से, और लास्ट डेट 8 अक्टूबर है। इस तो सब आप जानते ही हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब जो मेन चीज है, देखो बच्चों, जो पोस्टें हैं, इसमें आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ा जो सीधा एग्जाम होता है, जो डायरेक्ट भर्ती होती है, वो आईएएस की होती है। उसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी की बहुत सारी पोस्टें होती हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी की बहुत सारी पोस्टें होती हैं। वो जो पोस्टें प्रशासनिक स्तर की पोस्टें मानी जाती हैं, वो नीति निर्माता होते हैं, और जो ये लोग होते हैं बच्चों, ये उन नीतियों क्रियान्वयन करने वाले होते हैं। तो सीजीएल के माध्यम से जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, वो AA, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इन दोनों के लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। आप बैचलर डिग्री आपके पास हो, बस आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कोई भी आपके पास डिग्री हो, बस बैचलर डिग्री आपके पास हो, तो आप इन दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए सिंपल ग्रेजुएट चाहिए। इसके लिए भी कोई आपको अदर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए किसी भी इसमें जो पोस्ट है, यहां तक की पोस्टों के लिए। चलिए, जैसे आपका बच्चों ये जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये 22 नंबर की पोस्ट है। ये जो 22 नंबर की पोस्ट है, इसके लिए आपको जो पेपर सेकंड है वो देना है। इसमें स्टैटिस्टिक्स आएगी, पेपर सेकंड वो आपको देना है। और इसके लिए अनिवार्यता ये है, 12th में आपका मैथमेटिक होना चाहिए। 12th में आपके पास मैथ्स हो और मैथ में 60% मार्क्स आपके आए हो। मैथ्स में 60% मार्क्स आप आए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। दूसरी बात, आपने उसके बाद 12th के बाद आपने चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, अन्य सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, बस ये है। और दूसरी बात क्या है, बस एक शर्त ये है कि 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ में। जो साइंस का बच्चा होगा 12th में, वो इसको फॉर्म को भर सकता है। अब 12th साइंस से क्या, उसके बाद आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे आप कुछ भी किए हो। दूसरी बात क्या है, या फिर जो ग्रेजुएट है किससे, स्टैटिक्स से, किससे, स्टैटिक्स से जो ग्रेजुएट है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आपका बीएससी फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स से होता है, तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स से हो तो वो आप भी एलिजिबल हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सभी पोस्टों के लिए कोई समस्या नहीं है, आप भर सकते हो फॉर्म। तो एलिजिबिलिटी होगी आपकी जो होनी चाहिए। ठीक, आप देखते हैं इसके बाद स्थिति कैसी है। वैकेंसी में जो रिजर्वेशन है वो जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, जितना है। एज के बारे में जहां तक रिलैक्सेशन होता है वो आप जानते हैं, ओबीसी के लिए 3 साल है, SC ST के लिए 5 साल है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए एज में कोई छूट नहीं होती, ईडब्ल्यूएस के लिए एज में कोई छूट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा आप। ओबीसी के लिए 3 साल की है, SC ST के लिए 5 साल की है। चलिए, यानी जो जहां पर उम्र 30 साल पूरी होती है, ओबीसी का बच्चा 33 साल का हो गया तो फॉर्म भर सकता है। और SC ST का बच्चा जो 35 साल का हो चुका है, 35 सालों में है, पूरा नहीं हुआ है, 35 साल तक उसकी एज है, तो भर सकता है फॉर्म।
तो इसका रिलैक्सेशन हो गया एज लिमिट में। ठीक, ये रहा देखो, SC/ST 5 साल है, OBC जो आपका 3 साल है, ये जो अनरिजर्व होते हैं ना, जैसे आपको जो हैंडीकैप होते हैं, ये उनके लिए है, अलग अलग है। अब आते हैं जहां बदलाव हुआ है। बदलाव के पीछे बच्चों, जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है उसके पीछे हमेशा कारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि बदलाव कभी निर्वात में ऐसे ही हो जाए कि निर्वात में बदलाव हो रहा है। बदलाव जो हुआ है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखो ये लिखा हुआ है, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 8/10/2022 तक की बात है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये AAO के लिए है, बैचलर डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। अन्य सब्जेक्ट में आप BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, पर बैचलर डिग्री आपके पास हो। ठीक, ये जो है, जो बाकी जो करते हैं कुछ लोग से, ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है, यहां से अगर आपने कुछ किया है तो वो भी एलिजिबल होता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, JSO जिसको बोलते हैं, जिसके लिए सेकंड पेपर इस बार रखा गया है, उसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आप बैचलर हो, फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद at least 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल। ये है बस इसका। और या फिर या तो ये हो, और का मतलब होता है, और का मतलब यहां पे और हिंदी वाला और नहीं है, यहां पे और का मतलब यहां से होता है, अथवा से होता है, कि या तो इतना क्वालिफिकेशन आपके पास हो या ये वाली क्वालिफिकेशन आपके पास हो। कौन सी? बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो स्टैटिस्टिक्स में आप ग्रेजुएट हो या फिर आपके पास ही, अगर आपके 12th में ये मार्क्स नहीं है और आप ग्रेजुएट स्टैटिस्टिक्स में है तो कोई समस्या नहीं है। ये आपका अदर, ऑल अदर पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि आप उसके बाद बहुत सारी है ना, बहुत सारी बैचलर डिग्री होती है जो आप किसी यूनिवर्सिटी से करते हो, किसी संस्थान से करते हो, मैनेजमेंट करते हो, CA हो, इस तरह का, तो इसके इक्विवेलेंट मानी जाती है। चलिए अब आते हैं जहां वास्तव में बदलाव हुआ है। ये तो अप्लाई कैसे करना आप सब जानते हैं, कितनी फीस है उसकी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा फीस बड़े एग्जाम के लिए इतनी ज्यादा फीस नहीं होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये इसके सेंटर है, आइए जहां पर वास्तव में कुछ हुआ है वहां चलते हैं। इस परीक्षा में 2 चरण हैं। प्रथम चरण को टीयर 1 कहते हैं और सेकंड को टीयर 2 कहते हैं। तो टीयर 1 और टीयर 2 यानी चरण 1 और चरण 2, इस तरह का फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम होना है। जैसे आपका यूपीएससी होता है, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। क्योंकि अब इंटरव्यू खत्म कर चुकी है सरकार, तो इंटरव्यू तो अब है नहीं, अब प्री और मेंस है बस। प्री में ये सब्जेक्ट इसको हम टीयर 1 कहते हैं। ये जो पिछली बार था वैसे का कोई बदलाव नहीं किया गया। 25-25 क्वेश्चन आने और 50-50 मार्क्स के हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 1 घंटा 20 मिनट का टाइम है, 2 घंटे का टाइम आपके पास है। 1 घंटा 20 मिनट, हाँ, यानी कितना होगा 80 मिनट। फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल और स्क्राइब एज पर पैरा 7 और 7.2, ये किसके लिए है? 20 मिनट फालतू, 20 मिनट फालतू उनके लिए है जो हैंडीकैप्ड हैं। आपको 1 घंटा ही मिलेगा, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। ये तो आपको बच्चों, स्पीड का मतलब है IBPS यानी बैंक, तो बैंक के बराबर आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए आपको ये सब करना है। टीयर 1। अब जो टीयर 2 है यानी जो आपका फेज 2 है, उसमें बड़े बदलाव हैं। एक तो फेज 2 में बड़ा बदलाव यह है कि फेज 2 को डिस्क्राइब मॉड्यूल से निकालकर आपको ऑब्जेक्टिव में ले आए, जैसे कि पहले सीजीएल में होता था। कुछ समय पहले मतलब कुछ समय पहले आप जानते हो मेंस का एग्जाम लिखित कर दिया गया था, वो लिखित परीक्षा होती थी, पर इस बार से उसको समाप्त कर दिया प्रावधान को। तो पहला बदलाव तो ये कि ऑब्जेक्टिव हो गया। बहुत सारे लोग तो इसलिए खुश हो गए, अखवा जीवा मजा गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, अब कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं होती है, जब भी बदलाव होता है, जब भी कोई चेंज होता है, वो हमेशा अच्छे के लिए होता है। अब क्या है कि अब सब एक लेवल पर आ गए, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और जो एकदम नए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिल्कुल पैरेलल आ गए हो, वो तो कभी नहीं होगा। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं
उनको कुछ बदलाव करना पड़ेगा अपनी तैयारी में, और जो पहली बार आए हैं उनको सब कुछ नया करना पड़ेगा। तो जो आगे है वो तो रेस में आगे ही रहेगा, उसको तो आप पीछे कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो नीचे वाले थे वो लगभग पास लाने का प्रयास किया गया। और ये बदलाव बच्चों ध्यान रखना, ये शुरुआत हो सकता है कि अगले समय के कुछ समय के बाद और बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे एसएससीजीएल के तहत। अब जो है इसमें 3 पेपर कर दिए गए हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर सभी पोस्टों के लिए अनिवार्य है। आपने जितनी पोस्ट हैं सारी पोस्ट आपने भरी है तो आपको फर्स्ट पेपर देना ही पड़ेगा, और क्वालिफाई भी है, पर पोर्शन क्वालिफाई भी है, ध्यान रखिएगा आप। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 प्रत्येक सेक्शन क्वालिफाई है। जर्नल के लिए 30% क्वालिफाई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, एससी और एसटी के लिए 20% क्वालिफाई है। और जो बच्चा प्री पास करके आ रहा है ना, जो प्री पास कर रहा है उसको ये क्वालिफाई करने में कोई समस्या नहीं है। प्री जिसका पास हो रहा है इसका मतलब उसको मैथ, इंग्लिश की और जीएस की जानकारी है, तो क्वालिफाई तो कोई समस्या, इसको छोड़ दीजिए आप। क्वालिफाई के बाद फिर मेरिट बनेगी, क्वालिफाई के बाद मेरिट बनती है। जो बच्चा 30% मार्क्स मेन में मार्क्स नहीं लाया, आगे उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर सेक्शन फर्स्ट में 30% नहीं रखा वो बच्चा जर्नल का है, तो आगे सेक्शन 2, सेक्शन 3 में कोई मतलब नहीं रह गया। ये क्वालिफाई का नेचर होता है। जैसे यूपीएससी में क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई होते हैं। अगर आप हिंदी और इंग्लिश की कॉपी सबसे पहले चेक होती है, उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हिंदी इंग्लिश में, तो आपके जो बाकी जीएस और सब्जेक्ट और जो एससी कॉपी है वो आपकी चेक नहीं होती है। यही तरीका इसमें अपनाया गया कि अगर आप किसी सेक्शन में भी डिस्क्वालीफाई हो गए, जो रखा है क्राइटेरिया वो आप नहीं कर पाए पूरा, तो आपकी अगली कॉपी चेक नहीं होगी। तो इसलिए बचना है, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिक हो जाता है मामला, थोड़ा सा गंभीर हो गया, पर जो प्री में मेहनत कर रहा है वो क्वालिफाई तो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि वो क्वालिफाई ना हो पाए अगर आप प्री में मेहनत कर रहे हो तो, क्योंकि इतना ज्यादा अगर रखते 50% तब समस्या थी, रखते 40% जैसे यूपीएसआई में है तब समस्या थी। अब 30% और 25% तो पास हो सकता है, ऐसी बात नहीं। सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिकल है, रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन आएंगे, और जो एक क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, 180 नंबर का, 180 नंबर का। अब इस 180 का 30% आपको क्वालिफाई करना है, लगभग 54 मार्क्स आपके होने चाहिए। कितने मार्क्स? 54 मार्क्स आपके हैं तो आप क्वालिफाई हैं। फिर उसके बाद मेरिट बनेगी, वो मेरिट 60% पे लगे, 50 पे लगे, 45 पे लगे, वो बात अलग होती है, वो आपकी मेरिट लगी। उस मेरिट किस लगती है? मेरिट लगती है टोटल वैकेंसी का कितना गुना लेना है। मान लिया अभी वैकेंसी 20,000 है, ये टेंटेटिव है, संभावित है, ये घटने का चांस तो कम है कि अधियाचन इतने का तो आ ही चुका होगा एसएससी के पास। जो अधियाचन है वो बढ़ेगा ही, ये लिखा होता है नोटिफिकेशन में, लिखा हुआ है कि अंतिम परिणाम तक वैकेंसी घट और बढ़ सकती है। तो घटने का चांस कम है, बढ़ने के चांस क्या है? ज्यादा है। तो 25,000 तक वैकेंसी जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जाए। 20,000 तो ज्यादा होगी, ये तो बात पक्की है, 2200 2300 ये बात पक्की। तो अच्छा खासा आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये सेक्शन फर्स्ट है, ये आपको क्वालिफाई करना है, कोई समस्या नहीं। 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, 1 घंटे का इसमें टाइम है फॉर ईच सेक्शन, ये आपका है। तो 30 क्वेश्चन आएंगे आपको, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे, क्योंकि मेंस होगा आपका, ऑब्जेक्टिव होंगे, नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। ठीक है, चलिए, ये सेक्शन सेकंड है उसी पेपर का, फर्स्ट पेपर का ही, जो कि 2 घंटे पर, देखो यहां पर उन्होंने लाइन खींच दी है, यानी जो यहां तक का जो पेपर है वो 2 घंटे 15 मिनट का है। देखो ये लाइन खींची हुई है, तो मतलब क्या है, ये जो पेपर है ये 2 घंटे 15 मिनट का है। आपको ये करना है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। 2 में जो है ये बदलाव किया गया है, इंग्लिश 45 क्वेश्चन, जीएस 25 क्वेश्चन रखे गए। और ये जीएस वो जीएस नहीं जो ट्रेडिशनल जीएस था। आपको मैं सिलेबस दिखाऊंगा, बहुत सारे बच्चे खुश रहे, वाह इतिहास हो गया है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, मजा आ जाएगा, ये विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। नहीं, वो सब छोड़ दीजिए आप, वो सब बातें पुरानी हो चुकी। ट्रेडिशनल कुछ नहीं आना है, करंट से जोड़ के चीजें आएंगी। अगर इतिहास से पूछेगा तो इतिहास से करंट पूछेगा। अगर आपका वो करंट जैसे ज्योग्राफी से पूछना है, अभी प्रधानमंत्री कहां गए थे हमारे? एससीओ में गए थे, संघाई सहयोग संगठन में। वो बैठक किस देश में हुई?
उसकी राजधानी क्या है, उसकी सीमा किस किस देश से मिलती है, उसकी मुद्रा क्या है। जो चीते भारत में लाए गए हैं किस देश से लाए गए, उस देश की मुद्रा क्या है, उस देश की राजधानी क्या है, वो देश अफ्रीका महाद्वीप में कहां पड़ता है, उस देश में कौन सा मरुस्थल है, उस नामीबिया की सीमा किस किस देश से मिलती है। ये भूगोल इंपोर्टेंट हो गया। चीते से क्वेश्चन आना है, चीते की क्या प्रॉपर्टी होती है, चीते की क्या विशेषताएं होती हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में क्यों रखा गया, कूनो की क्या विशेषता है, मध्य प्रदेश में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो कब राष्ट्रीय उद्यान बना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। आप एक ध्यान रखिए, करंट के साथ जीएस को जोड़कर पढ़िए, वैसे क्वेश्चन आने हैं। यह नहीं पूछा दीन इलाही किसने चलाया था, या अशोक के प्रथम अभिलेख में क्या कहा गया है, लोथल किस राज्य में है, लोथल किस नदी किनारे, यह बात पुरानी हो चुकी है, बात जान लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आने। सरकार और संस्थाओं का मूड बिल्कुल चेंज है। ये जो शताब्दी चल रही है, जो दशक चल रहा है आपका, ये दशक आईटी का दशक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दशक है। इस दशक में आपको आधुनिकता से जुड़ना पड़ेगा, नई टेक्निक से जुड़ना पड़ेगा, नई चीजों से जुड़ना पड़ेगा। तो जीएस बच्चों जोड़ी गई है, तो जीएस का वेटेज बढ़ा दिया गया है 25 नंबर, 3 नंबर 75 मार्क्स की आपकी जीएस आनी है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिशनल केवल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़िए, किसी के चक्कर में मत पढ़िए, कुछ नहीं करना आपको। जो सिलेबस है वो सिलेबस अपनी आंखों के सामने रखिए, जो सिलेबस एनसीईआरटी से मैच कर रहा है वो एनसीईआरटी पढ़िए, और किसी के चक्कर में मत पड़े, उसको आवश्यकता नहीं। जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ये बात जान लीजिए। आप किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ लो, जितने प्लेटफॉर्म है उसको पढ़ लीजिए, आप ऑफलाइन पढ़ो ऑनलाइन पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, कोई समस्या नहीं है पढ़ने में, सब अच्छे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बुक्स जरूर पढ़िए साथ में। तभी तो सब प्रकाशक जितने भी पढ़ाते हैं वो लोग बुक छापते हैं। लेकिन बच्चों बुक वो पढ़िए जो वास्तव में तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़िए। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, जिससे सारी एनसीईआरटी पढ़ी जरूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस से मैच करा वो एनसीईआरटी पढ़िए आप। तो यह आपका जीएस जुड़ा है। ये पेपर फर्स्ट का सेकंड, थर्ड सेक्शन है कंप्यूटर का। कंप्यूटर सभी पोस्टों के लिए अनिवार्य हो गया है, बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं हो सकता। हिंदी इंग्लिश जैसे अनिवार्य है ना, ऐसे अब कंप्यूटर अनिवार्य है। अब तो बच्चा अपने जन्म लेता है वो एक प्रकार से कंप्यूटर ही होता है। 1 साल का बच्चा ऐसे घुमाता है, ऐसे करके अंगूठे का उसका अंगूठा ऐसे चलता है। तो जो बच्चा 1 साल में कंप्यूटर को चलाना सीख गया है, वो 21 साल का जब बच्चा हो रहा है, 20 साल का हो रहा है, तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज नहीं विशेष नॉलेज होनी चाहिए, ठीक ना। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत बेसिक से नहीं आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आएंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आने हैं, और ये अनिवार्यता है, इसलिए कंप्यूटर से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जो इसका पेपर फर्स्ट का ही सेशन सेकंड है, सेशन सेकंड यानी एक तो सेशन हो चुका है पूरा 2 घंटे 15 मिनट में। अब जो ये 15 मिनट है बच्चों, ये आपके डाटा एंट्री और स्पीड टेस्ट के लिए, 1 डाटा एंट्री टास्क। ये डाटा एंट्री टास्क आप ध्यान रखना बच्चों, ये एक प्रकार का आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, यानी इस पर बच्चों को दिक्कत होगी क्या है, ये आपका एक प्रकार टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग इंग्लिश की होनी है, हिंदी की नहीं होनी है। तो टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जो जितनी पोस्ट है ना, ये सारी पोस्टें किसी न किसी मंत्रालय, किसी न किसी कार्यालय की हैं। अब आईएएस, आईआरएस, आईआरटीएस, ठीक ना, आईपीएस, आईएफएस, वो तो बैठे रहते हैं, वो थोड़ी लिखते हैं, वो टाइप करते हैं। टाइप करने वाले लोग एसएससी से भर्ती होते हैं, और बताने वाले लोग यूपीएससी से भर्ती होते हैं। बुरा मानने की जरूरत नहीं है, एसएससी अपने आप में बड़ी संस्था है, लेकिन हकीकत यही है, बताने वाले यूपीएससी वाले होते हैं और करने वाले एसएससी वाले होते हैं। तो जब आप करोगे तो कंप्यूटर टेस्ट आपको देना पड़ेगा ना, कंप्यूटर टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो पेपर फर्स्ट सबके लिए अनिवार्य, हर पोस्ट के लिए। अब जो पेपर सेकंड है, जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो सब कह रहे अगर ये स्टैटिस्टिक्स जुड़ गया, स्टैटिस्टिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स है, ये सांख्यिकी है। ये स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, जो लोग बीएससी किए हैं फिजिक्स से, मैथ और स्टैटिस्टिक्स से, वो जानते हैं। ये जेएसओ जना मैंने बताया आपको पोस्ट जेएसओ की, ये वो वाले बच्चे देंगे जो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं को देना पड़ेगा जेएसओ के लिए। जिन्होंने वो पोस्ट भरी उसके लिए मेरिट में क्वालिफाई किए हैं, उन्हें देना पड़ेगा।
जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं उनको उनको देंगे नहीं, उनको मतलब नहीं देने का। जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया ये वही पेपर देंगे, तो इसको देने वाले बच्चे कम है ना। बस 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का है। पेपर थर्ड डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है ना, और असिस्टेंट क्या था, ऑडिट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और इतना असिस्टेंट, हाँ एक दो थे ना डबल एओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये 2 पोस्टों के लिए है। तो इसमें ना आप ये जो थर्ड पेपर है ये वो दोनों लोग देंगे जिन्हें वो जिसके लिए, क्योंकि उसकी मेरिट प्री में अलग बनती है। जब इनकी मेरिट प्री में अलग बनेगी, जो प्री में जो मेरिट बनी है, तो उस जो मेरिट में दोनों जो बच्चे क्वालिफाई किए होंगे, ध्यान रखिएगा, जो क्योंकि उसकी मेरिट थोड़ा ज्यादा जाती है, तो जो डबल एओ में और जीएस में क्वालिफाई किए हैं वो बाकी सब में भी क्वालिफाई करे होंगे, कि उसकी मेरिट थोड़ा सा ज्यादा जाती है, तो उनके नंबर मार्क्स ज्यादा होंगे, सबके लिए क्वालिफाई करेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डबल एओ के लिए ही पेपर देते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं पहले से, ऑडिटर है पहले से कहीं या किसी और अन्य पोस्ट पर है, तो कुछ लोग डबल एओ ही भरेंगे, कुछ जेएसओ ही भरेंगे, है ना। तो वो जो भरेगा उनका केवल यही, उनको भी फर्स्ट पेपर देना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कंपलसरी है, ये पेपर ऑप्शन में है। जो उन दोनों पोस्टों के लिए क्वालिफाई करेंगे उसको तो ये देना पड़ेगा डबल एओ, ठीक ना, उसके लिए। और जेएसओ के लिए क्या है, स्टैटिक्स है, तो सबके लिए नहीं है ये। अब जो इसका जो सिलेबस है वो देखिए आप जो है, अब इसी बेस पर मेरिट आपकी बननी है। इंटरव्यू तो आपका है नहीं, इसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, टियर सेकंड यानी फेज 2 के बेस पर। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फेज 2, इसलिए थोड़ा मेरिट इसकी ज्यादा जाने की संभावना होगी, तो इसी बेस पर आपकी मेरिट लगेगी। पहला पेपर सबको देना है, उसका पर पोर्शन क्वालिफाई है, ये भी क्वालिफाई है, ऐसा नहीं है ये भी क्वालिफाई है, क्वालिफाई के बाद ही मेरिट बननी है। चलिए आप देखते जो सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस में है इसके। It will be mandatory for the candidate to qualify all the section of paper first. ये mandatory है कि सबको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये फेज 1 का टियर 1 का जनरल नॉलेज का सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है। इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका सिलेबस लगना बहुत लंबा थोड़ा सिलेबस है, आपको कॉल करना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस जीए का सिलेबस है। देखो, विल बी एमाइड एट टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स and of such matter of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring country, especially pertaining history, culture, geography, economic science, general policy and scientific research. आप जो उन्होंने लिखा ना हिस्ट्री, अब इस हिस्ट्री मतलब ये नहीं है औरंगजेब पढ़ रहे हैं आप लगातार, औरंगजेब आपको प्राचीन काल से मध्य काल इसे दिया नहीं है, कहा कि एक जनरल आदमी से जो हमको अपेक्षा होती है, हालांकि बच्चों कहने की बातें होती हैं, यूपीएससी के प्री के पेपर में लिखा होता है कि जो एक पढ़े लिखे आदमी से हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं उसको जानकारी हो, ऐसा हम पेपर सामान्य क्वेश्चन देंगे। पर वो प्री का पेपर सामान्य नहीं होता है, विषय विशेषज्ञ भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तभी तो मेरिट 45 पे क्वालिफाई कर जाते हैं बंदे आजकल। तो प्री की वैल्यू खत्म हो गई, प्री की कोई वैल्यू नहीं बची यूपीएससी के लिए। इतने हार्ड क्वेश्चन क्यों देता है यूपीएससी, आप पर आपको क्या दिखाना चाहता है ये समझ से परे है। खैर ये स्थिति, तो ये हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। जनरल पॉलिसी लिखा हुआ है, सामान्य नीति लिखा हुआ है, संविधान पढ़ने की पूरे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें करंट में हैं उनको इतिहास, भूगोल, संविधान से जोड़कर पढ़िए। साइंस और टेक्स्ट तो आना ही आना है। जो रिसर्च हो रहे हैं भारत में, जो इंसेट उपग्रह छोड़ रहे हैं, जो इंसेट बन रहे हैं, जो 5G आने वाली है, 5G के बारे में, तो आपको जो चीजें हैं उनको जोड़कर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एप्टीट्यूड के लिए, ये मैथ का आपका सिलेबस हो गया। इंग्लिश
कॉम्प्रिहेंशन के लिए होगा। कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, बस ये चाहिए। क्वेश्चन फर्स्ट ए बी सी डी विल बी, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ग्रामर भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ज्योमेट्री भी है, जिसे हमने बोलते हैं, आप लोग बोलते हो एडवांस मैथ, वो भी है। ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो एडवांस मैथ भी है। पेपर फर्स्ट रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सब डायग्राम हो गया देखो। डिजाइन टेस्ट कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड, यानी व्यक्ति के आसपास जो हो रहा है, जो घटना घट रही है। मैंने अभी बताया आपको कि जो घटना घट रही है ना, जो नेबरिंग कंट्री है आपके, जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, जो हमारे 8 सार्क देश हैं, उनके अलावा चीन जो सार्क में नहीं है वो भी, म्यांमार भी, इंडोनेशिया भी, है ना, ये तो आपको देखना है। इसके अलावा और भी आपको चीजें देखनी पड़ेगी, जो करंट में है उसको जोड़िए आप इतिहास और भूगोल से, तब पढ़िएगा आप। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैकअप, ये सब चीजें आएगी। विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड वगैरह, सॉफ्टवेयर, ये सब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा आ गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहां से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, एमएस वर्ड से, एमएस वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो इस तरह आसान कंप्यूटर नहीं आना है। ये पेपर सेकंड का है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक ना। तो पेपर सेकंड स्टैटिस्टिक्स जो है, तो कलेक्शन ऑफ का नाम क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं उनको सब चीजों के बारे में पता होगा, ठीक ना। जो आपका पेपर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, देखो इकोनॉमिक्स बच्चों वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि पंचवर्षीय योजनाएं पूछेंगे, है ना, कि पंचवर्षीय योजनाएं पूछेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आनी है। देख लीजिए आप क्या क्या है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेचर एंड स्कोप, लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक कंसेप्ट, ये जो कॉमर्स का है विषय वो शामिल किए गए हैं। तो जो बच्चे बीकॉम है, जो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट हो गया है, उनके लिए बेनिफिट हो गया कि वो बेसिक चीजें अकाउंटिंग के पहले से पढ़ के आए हैं। सिंगल एंड डबल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बैंक, देखिए आप तो सब चीजें पढ़े हैं। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, ये ऑफ एरर, ये सब चीजें पढ़े हैं, वो जानते हैं कि विषय विशेषज्ञों की आवश्यकता है आप इस दौर में, इसलिए वो ऐसे चीजों को लेकर आए, है ना। पार्ट भी जो उसी पेपर का है, ये आपका कंप्यूटर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया, उसके लिए क्या ना कैग, कैग का क्या प्रोविजन है, यहाँ पर संविधान का एक चीज आगे बची है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, उसका रोल और फंक्शन, ये भी किसके बाद आगी, संविधान की बात आगी। तो इकोनॉमिक्स में संविधान भी हो गया है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी एक विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इन दोनों की बात है। डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, इकोनॉमिक्स, जैसे ना लेफर वक्र वगैरह, मांग और पूर्ति का नियम है, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसकी चीजें इसमें। इलास्टिसिटी आ गया, कंज्यूमर बिहेवियर आ गया, ठीक ना, मार्शल अप्रोच आ गई, इस तरह की चीजें। तो सप्लाई, लो सप्लाई के नियम आ गए। तो जो बेसिक चीजें हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, वो भी इसमें शामिल है। थोड़ी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये देख लीजिए आप। फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस, डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट, वेरियस फॉर्म ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, यानी मोनोपोली मार्केट क्या है, एंड इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था दे दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था देख दिया, तो इसमें वैसे तो इसमें योजना सदी आ गई है, सब कुछ इसमें, लेकिन इसमें ध्यान रखना, जो बेसिक जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उसकी आपको जरूरत नहीं। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, व्यष्टि अर्थशास्त्र जरूरी है जानना। जब तक आप व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं जानोगे, मांग का नियम नहीं जानोगे, आपूर्ति का नियम नहीं जानोगे ना, मार्शल लॉ नहीं जानोगे, गिवन गुड्स नहीं जानोगे, तो आपको अर्थव्यवस्था को समझने में समस्या आएगी। जीडीपी नहीं जानोगे तो नेशनल इनकम क्या होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सब चीजें क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या है। हालांकि बैंकिंग सिस्टम इसमें दिया नहीं है, पर आपको जैसे ना इंडियन इकोनॉमी देते तो बैंकिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा, फाइनेंस सिस्टम पूरा पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेस पढ़नी पड़ेगी, ये चीजें आपका इकोनॉमिक्स में। पर डबल ए वाली पोस्टों के लिए, ठीक बच्चों। तो ये बदलाव किया गया और इस बदलाव को आपको स्वीकार करना चाहिए। बदलाव बहुत अच्छा है, आने वाले समय में और बदलाव बढ़ेगा, ये भी आप जान लीजिए। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए। देखो मैं जीएस का अध्यापक हूं, जिसके बारे में बताऊंगा आपको। एनसीईआरटी बेस्ड की नॉलेज रखिए, एनसीईआरटी चीजें उठाइए जो सिलेबस में मैच करती है, लिस्ट बनाइए, उनको पढ़िए। बस करंट की चीजों को इतिहास भूगोल से जोड़िए, वो पढ़िए।
स्टैटिकल जीके जो आती है, आपका कल्चर, हमारे नृत्य है, वो पढ़िए। तो जो चर्चा में चीजें उनको मत छोड़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होंगी, आसानी से समझ में आई होंगी। जो लोग पहली बार आए वो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बच्चों। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की तुरंत सूचना आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।